Anant Vijay, who is a senior journalist, columnist, and author, and has over 2.5 decades of experience in journalism. Currently associated with the Dainik Jagran, India's largest Hindi daily, he is widely recognized for his insightful writing on cinema, art, and culture. May I invite on stage Mr. Vikram Sampath. Vikram Sampath is a historian and the author of 10 best-selling books, including Splendors of Royal Mysore, Savarkar, Echoes from a Forgotten Past, Savarkar, A Contested Legacy, Bravehearts of Bharat, and Waiting for Shiva. May I please invite on stage none other than Dr. Chandraprakash Dwivedi. Born into a family of Sanskrit scholars, developed a passion for ancient Indian scriptures, literature, and history from an early age. He began writing and directing short plays inspired by Puranic literature, winning awards for his work. His notable plays include Vittal Uvach, Eklavya, and Khagras. In 1991, he created the landmark TV series Chanakya, which became famous for its authenticity, research, and portrayal of Indian nationalism. He has been conferred with the Padma Shri for his outstanding contribution in the field of cinema and literature. They will be in conversation with Pragya Tiwari, who has over 20 years of experience in the media as an editor, journalist, and commentator. She has set up and headed up newsrooms and launched international publications such as Wise in India as its first editor-in-chief. She has also written extensively on politics, policy, and culture for most major national publications, as well as international publications such as the New York Times, and many more. May I please invite all our speakers on stage. हो चुका है। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोपहर में हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। ये जो सत्र है, इसका जो विषय है वो काफ़ी विस्तृत बड़ा विषय है, लेगेसी ऑफ इंडिया। और जो यहाँ मेरे साथ वक्ता स्टेज पर हैं, वो सभी उनका जो कार्य क्षेत्र है वो भी काफ़ी विस्तृत है। ये सभी वक्ता काफ़ी दिग्गज हैं। इनका इंट्रोडक्शन इनकी भूमिका आप सुन चुके हैं। तो जब विषय इतना विस्तृत है, कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है, तो इस सत्र को, इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा केंद्रित करने के लिए पहले मैं एक साझा सवाल सभी से करूंगी। चंद्रप्रकाश जी, आप अभी से चल दिए, ऐसा तो कोई तो एक साझा सवाल मैं सभी से करूंगी इस सत्र को थोड़ा केंद्रित करने के लिए। और चंद्रप्रकाश जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि लेगेसी ऑफ इंडिया, ये शब्द जब आपके कानों में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? बिना सोचे अगर जवाब दें तो और बिल्कुल, अच्छा मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे इसका उत्तर पहले से पता है। एक वैज्ञानिक ने कहा है इतिहास के संदर्भ में कि उन्होंने एक पुस्तक के प्राकथन में ये बात लिखी कि ये मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जिन्होंने अभी तक भारत की धरोहर को रिक्लेम नहीं किया है। हमारी पूरी जो पीढ़ी है उसने अपनी धरोहर को अब तक मांगा ही नहीं है। और ये धरोहर कुछ दिनों की नहीं है, हजारों वर्षों की है। और ऐसा नहीं है कि वो अतीत की मैं बात कर रहा हूँ, ये धरोहर निरंतर समृद्ध होती जा रही है। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति हम देखते हैं या समाज जो ये कहे कि इस धरोहर का उत्तराधिकारी मैं हूँ? हमारे साथ विक्रम बैठे हैं, वो कह सकते हैं कि उन्होंने धरोहर को अपने शब्दों में औरों तक पहुँचाया। मैं भी प्रयत्न करता हूँ, अनंत भी करते हैं। लेकिन ये सचमुच एक बहुत बड़ा संकट है। तो मैंने आपके इस प्रश्न का तो उत्तर दे दिया कि आप धरोहर से क्या समझते हैं। मैं धरोहर को, इंडिया इज़ एन आइडिया, भारत एक विचार है, और ये विचार हजारों वर्षों में संपन्न हुआ है, समृद्ध हुआ है, और ये यात्रा अभी भी जारी है। उसका उत्तराधिकारी कौन? ये मेरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात रखी। आनंद जी, अब यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँ। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। सबसे पहले मैं टाइमलेस अयोध्या और उनके को फेस्टिवल डायरेक्टर्स मीनल और यतीन्द्र मिश्र जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, और सामने बैठे आप सभी बंधुओं का भी आभार।
मुझे जब आपने ये प्रश्न पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो मुझे इसको सुनकर बड़ी उलझन हुई। ये टॉपिक बहुत उलझा दिया मुझे इसने। भारत की विरासत, अब क्या है कि शब्द जो है अपने आप में एक संस्कृति होती है। अगर आप भारत की धरोहर कहती तो मेरे सामने एकदम स्पष्ट चित्र उत्पन्न हो जाता, लेकिन जैसे ही आपने भारत की विरासत कहा तो मुझे लगा कौन सा वाला भारत, वो जिसकी चर्चा ऋग्वेद में है कि हिमालय, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समंदर, या 1947 का भारत, या मुगलों का भारत, या अंग्रेजों का भारत, या उसके पहले का अखंड भारत। तो मेरे लिए भारत की विरासत बहुत उलझा हुआ एक ऐसा शब्द युग्म है जिससे मुझे बड़ी उलझन हो रही है कि इस पे क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, क्योंकि कौन सा भारत और कौन सी विरासत। तो मेरे दिमाग में जो आपका पहला सवाल है कि पहली बात क्या आती है दिमाग में, तो मेरे दिमाग में ये आती है कि ये हम तय कर लें कि कौन सा भारत और किसकी विरासत। क्योंकि विरासत का मतलब मैं बहुत सारे शब्दकोश में देख रहा था, तो कुछ मूल्य देकर अर्जित किया हुआ जो चीज़ होती है उसको विरासत कहते हैं। धरोहर अलग चीज़ है, परंपरा अलग चीज़ है, विरासत अलग चीज़ है। तो जब हम शब्दों और उससे उत्पन्न संस्कृति की बात करते हैं तो अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ विरासत का अर्थ उलझाने वाला है। लेकिन यही अनुवाद की कठिनाई है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपने कहा यही पहले विचार कुछ मेरे भी थे, और हम कोशिश करेंगे कि अगले 40-50 मिनटों में हम इस उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें। बट बिफोर दैट विक्रम, what comes to your mind when one says legacy of India? सबसे पहले मैं भी अपने प्यारे भाई यतीन्द्र मिश्रा और टाइमलेस अयोध्या के सारे आयोजकों को अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम आफ्टर द टेम्पल हैज़ कम अप मैं अयोध्या आने के लिए बहुत लालायित था और ये मौका मिला जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, पर जितना हो सके इन दोनों दिग्गजों के सामने बात करना और यतीन्द्र भाई के सामने बात करना थोड़ा डरावना भी है, पर कोशिश जारी है। देखिए, एक इतिहासकार के नाते अगर मैं विरासत या धरोहर या जो भी चीज़ उसका विश्लेषण अगर मुझे करना है तो आई वुड डिफाइन इट एज दैट नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो शेर तो हम सब ने सुने हैं, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो क्या है कुछ? क्या वो कुछ टेंजिबल है जो मिटती नहीं है? क्या वो सिर्फ एक क्षात्र स्पिरिट है हम में जो हमेशा से था, शताब्दियों से था, जो कहीं लुप्त हो गया है? या हमारी संस्कृति हो, हमारे नॉलेज सिस्टम्स हों जो हज़ारों वर्षों के आतताइयों के, आक्रांताओं के, अटैक्स के बावजूद आज भी ज़िंदा है। हमारे नृत्य हो, संगीत हो, हमारी भाषा हो, हमारी लिपियां हो, हमारी वेशभूषा हो, हमारी खाने वाली चीज़ें हों, सब चीज़, हमारे धर्म, हमारे पंथ, और साथ ही ओनली प्री ब्रॉन्ज एज ईरा सिविलाइजेशन जो आज तक जीवित है, जबकि यूनान, मिस्र सब ढह गए। तो एक फिज़िकल रेजिस्टेंस, एक फिज़िकल गिव बैक, पुश बैक, वो भी हमारे पूर्वजों ने किया। साथ ही आई थिंक थ्रू दिस ओरल मीडियम, श्रुति स्मृति के माध्यम से हमने अपनी सारी जो ज्ञान परंपराएं हैं, कलाएं हैं, उसको जीवित रखा। ये जुगाड़ करके किसी न किसी तरह से we set the thing in motion, and I think that is what has kept us alive, and that is what we all inherit as a legacy from our ancestors. मेरे हिसाब से जो आपने कहा उसका जीता जागता स्वरूप अयोध्या है। तो ये बहुत ही खुशकिस्मती है हम लोगों की कि ये चर्चा हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं इस मंच पे, अयोध्या पे। इतिहास की बात की आपने, और भारत में इतिहास जो है कभी जैसा कि चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि इतिहास कभी मरता नहीं है। द पास्ट इज़ नॉट डेड, द पास्ट इज़ नॉट इवन द पास्ट। तो उसके नाते आपने कई इतिहासकार होने के नाते कई जीवनियाँ लिखी हैं, बायोग्राफीज़ लिखी हैं। ऐसे आधुनिक काल के हों, मध्यकालीन हों, प्राचीन हों, ऐसी कई हस्तियाँ हैं जिन्होंने भारत की लेगेसी, भारत की विरासत कहें, धरोहर कहें, उस पर काफ़ी एक प्रभाव छोड़ा है।
तो मैं एक मुश्किल सवाल आपसे करूँगी कि अगर आपको कुछ ऐसी हस्तियों के नाम, जैसे हम वो टाइम 100 करते हैं, तो अगर मैं आपको टाइम 5 फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स करने को कहूँ, तो किन लोगों का आप नाम उनमें जोड़ेंगे जो आपके दिमाग में आते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है भारत की लेगेसी पे? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सामान्य भारतीय और उनका जो साहस जो अनदेखा रह जाता है, कहीं रेखांकित नहीं किया जाता। हम सिर्फ राजा रानी और जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं उनके ही बारे में बात करते रहते हैं। हम अयोध्या में बैठे हैं, यहाँ शताब्दियों तक जो राम लल्ला के मंदिर को जब ढाया गया, तो उसके प्रति जो विश्वास, जो आस्था थी, वो लोगों ने छोड़ी ही नहीं। 1526 में जब वो पुराना मंदिर, जो 12वीं शताब्दी वाला मंदिर ढहा गया, उसके बाद भी हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में कि वहाँ लोग आते ही गए। फिर से एक राम वेदी नाम का एक वहाँ पे एक चबूतरा बना के लोग वहाँ पे अपना वर्शिप जारी ही रखे थे। तो बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक थे, विलियम फेंच हों, जोसेफ टीफन टेलर, वो सब आके इसका बखान करते हैं कि सामान्य लोग भी, वहाँ कुछ मंदिर था नहीं, वहाँ राम जी की मूर्ति भी नहीं थी, फिर भी वो लोग आके उस ज़मीन की परिक्रमा करके, सरयू में स्नान करके वहाँ आते थे, वहाँ ज़मीन की परिक्रमा करके वहाँ कुछ अश्रु बहा के चले जाते थे। तो ये जो एक व्हाट डू यू कॉल दैट स्पिरिट विच अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और हम थोड़ा दूर जाएं, काशी, और काशी विश्वनाथ के इतिहास के बारे में मैंने एक पूरी किताब भी लिखी है। उसमें भी वही है कि एक के बाद एक 11वीं शताब्दी से लेके बार बार विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाता रहा। एक बार तोड़ दिया, उसके बिल्कुल बगल में एक और मंदिर अवतरित होता है, उसको तोड़ दिया, फिर एक और आता है। तो दिस नेवर से डाई एटीट्यूड जो हर एक आम भारतीय में भी था। सोमनाथ का भी हम अगर जिक्र करें तो हमें तो लगता है कि 17 बार महमूद गजनी आए और मंदिरें तोड़ते गए, पर जब वो आए और उनके खुद के समकालीन जो इतिहासकार हैं, अलबरूनी या फिरिश्ता या मिन्हाज सिराज, वो क्या कहते हैं कि जब गुजरात पे आक्रमण उन्होंने किया तो वहाँ के जो चालुक्य वंश के राजा थे भीमदेव, वो तो डर के भाग गए थे, और बहुत ही आसानी से अनिलापटन जो वहाँ का राजधानी था, वहाँ से ये सोमनाथ जाता है। और वहाँ वो अचंभित रह जाता है ये देख के कि 50,000 सामान्य हिंदू, जो राजा के सैनिक नहीं थे, सामान्य हिंदू वहाँ अपने मंदिर की प्रतिरक्षा करने के लिए खड़े हैं। और ये हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोग अपने वेरी क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स लेके, कोई प्लाव वगैरह लेके, वो अपनी मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हैं। और जो समकालीन दस्तावेज़ हैं उससे पता चलता है कि 3 दिन लगे महमूद गजनी को उन सारे 50,000 लोगों के साथ युद्ध करके उन सबको मार के फिर मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो इस जज्बे को आप क्या कहेंगे? ये स्पिरिट जो है, इसमें हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में बहुत सारे लोग आए जो अज्ञात रहे। हम सिर्फ जो महान लोग थे या जो धनी लोग थे, महाराजा महारानी, इनके बारे में हम याद रखते हैं, पर मुझे लगता है ये हर पीढ़ी में, हर शताब्दी में जो अज्ञात भारतीय लोग आए, महिला, पुरुष, बच्चे, जिन्होंने भारत का ध्वज नीचे होने नहीं दिया, उन सब के लिए ये समर्पित होना चाहिए इसका उत्तर। ये बहुत अच्छा, बहुत खूब आपने कहा। नायपॉल ने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, द टेम्पल गोअर्स, द सामान्य भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके लिए। और ये एक इतिहास का बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट भी है कि इस बात पे सवाल उठाया जा रहा है कि हमारा जो इतिहास है वो क्यों सिर्फ इस महापुरुषों के नज़रिए से लिखा जाता है, क्यों उन्हीं के बारे में लिखा जाता है, और सामान्य लोग थे जो गए हैं, जिनका जीवन, उनके जीवन के बारे में, उनकी कला संस्कृति, उनके विचारों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया। अनंत जी, मैं यही सवाल अब आपसे करना चाहूँगी। एक बार सवाल दोहरा दीजिए। मैं थोड़ा सा इस सवाल को मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके आपके सामने रखना चाहूँगी। आप पत्रकार हैं, संपादक हैं।
आपने अपने समय में कई हम लोगों की एक आदत है कि हम बड़े लोग, बड़े जो नेता होते हैं, राजा होते हैं, महाराजे होते हैं, बादशाह होते हैं, उनके हवाले से अपने युगों को देखते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं। लेकिन एक पत्रकार जो है वो अलग तरीके से इतिहास को देखता है, इसलिए उसको फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है जर्नलिज्म को। तो अगर कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको ऐसे हमको इंट्रोड्यूस कराना हो जो आपके हिसाब से जिनका काफ़ी योगदान रहा है भारत की धरोहर, भारत की विरासत पे, तो आप किनका नाम आपके जहन में आएगा? प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं और इसको फोकस्ड चाहता हूँ करना, किस चीज़ में योगदान, क्योंकि भारत मतलब कला संस्कृति में, स्वाधीनता के संग्राम में, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हम सब अपने तरीके से विरासत और धरोहर को डिफाइन कर रहे हैं। मैं तो विरासत शब्द से ही मुझे आपत्ति है, क्योंकि विरासत शब्द हमें कहीं ना कहीं मुगल काल में ले जाता है, हमें अरबिक उसके परिभाषा की ओर ले जाता है। और जब हम विरासत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अनायास अकबर महान का नाम आता है। अब अकबर महान कितने महान थे ये बात की बात है, वो विवाद का विषय है, वो विक्रम जी जैसे इतिहासकार जाने, हम लोग उसमें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये कैसे, पहले तो विरासत तय होना चाहिए ना, तभी मैं नाम बता पाऊंगा। मैंने इसलिए बहुत ही बुनियादी प्रश्न उठाए शुरू में कि कौन सा भारत और कौन सी विरासत। अगर हम भारत की बात करें, आप देखो जब राम कथा में हमें ये मिलता है कि राम जी वहाँ से चलते हैं, वो राम जी यहाँ से अगर उनको श्रीलंका की ओर जाना होता है तो वो पहले चित्रकूट जाते हैं, वहाँ से फिर वो मध्य प्रदेश होते हुए नासिक जाते हैं, और नासिक से फिर समंदर किनारे किनारे वो किष्किंधा तक पहुँचते हैं। ये रूट क्यों लिया उन्होंने? कौन सा भारत था उनके दिमाग में? और दूसरी बात, जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो वो राम राज्य क्या सिर्फ अयोध्या की भौगोलिक सीमा तक निपटा हुआ था, या अयोध्या की भौगोलिक सीमा क्या थी इसकी चर्चा ही नहीं होती। या जब विभीषण को उन्होंने श्रीलंका का राज्यपाट सौंप दिया तो क्या वो अयोध्या के रामराज्य का हिस्सा बना? क्या उन्होंने आधिपत्य स्वीकार किया प्रभु श्री राम का, या उसको उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया? तो क्या श्रीलंका भारत का हिस्सा था, जिसको मैंने अखंड भारत की बात की? तो अभी तक हमारे इतिहासकारों ने इतने छल किए हैं हमारे साथ कि हमें भारत के बारे में भ्रमित करके रखा हुआ है। अब आप इतिहास की पुस्तकों में देखें और 1947 के बाद के नायकों में देखें तो आपके भारत में अलग नायक नजर आएंगे। 47 से लेकर 62 तक एक अलग नायक आपको नजर आएगा, लेकिन वही 60 के आसपास उस नायक से लोगों का मोह भंग हो जाता है। 75 में एक नया नायक भारत के सामने आता है, ठीक है, 2014 में एक नया नायक भारत के सामने आता है। तो मैं लोगों के सामने भी ये प्रश्न छोड़ता हूँ और हर बहस में ये कहता हूँ कि शब्दों पर जब आप किसी भी चर्चा में शब्दों की सीमा में उसको बांधते हैं तो बड़ी सहूलियत होती है अंग्रेजी वालों को कह देने में लिगेसी ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन जब आप उसके साथ हिंदी में भारत की विरासत लिख देते हैं तो फिर मेरे जैसा आदमी उस पर प्रश्न उठाता है, क्योंकि अयोध्या की धरती पर अगर हम विरासत पे चर्चा कर रहे हैं तो क्या हम राम राज्य की विरासत पे चर्चा कर रहे हैं या मुगल कालीन विरासत पे चर्चा कर रहे हैं? अगर राम राज्य की विरासत पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे 5 नायक अलग होंगे। अगर हम मुगल कालीन विरासत पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारे नायक अलग होंगे, अंग्रेजों के समय के नायक अलग होंगे। क्या पता मैं बिरसा मुंडा और तिलका मांझी को नायक मान लूं अगर उस कालखंड को हम डिफाइन कर पाएं कि किस भारत की बात कर रहे हैं, या भारत के किस परिभाषित रूप को ले रहे हैं। क्या अरविंदो का जो भारत है वो आध्यात्मिक भारत की बात करता है, उनका भारत अलग है। तो इसलिए प्रश्न आपका बहुत सामान्य या साधारण नहीं, बहुत असाधारण प्रश्न आपने किया है, जिसका उत्तर मुझे नहीं लगता कि 40-45 मिनट के डिस्कशन में संभव है, क्योंकि हमें पहले इस विषय के अनुरूप भारत की परिभाषा तय करनी पड़ेगी, फिर विरासत तक जाना पड़ेगा। एक अच्छे पत्रकार की तरह आप सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। एक चीज मैं हाँ ऐड हाँ करना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल, इसमें। उसके बाद चंद्रप्रकाश जी आप। क्योंकि इन्होंने बहुत एक सटीक सवाल उठाया जो मुझे लगता है फॉर सेंचुरीज भारत में लोग इससे जूझ रहे हैं।
तो स्पेशली कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड सर जॉन स्ट्रेची। वो जो नए आईसीएस ऑफिसर्स थे उनके ट्रेनिंग के लिए वो नियुक्त थे। तो वो सारे ऑफिसर्स को यही समझाता था कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इंडिया इज़ दैट देयर नेवर इज़ एंड देयर नेवर वाज एनीथिंग कॉल्ड इंडिया। और वो चीज़ शायद आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे जहन में इतना मन कर गया है कि हम भी जो शिक्षित वर्ग भी हैं अपने डिस्कशन में वही बोलते हैं कि ये तो देश था ही नहीं, ये अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने इसको एक देश बनाया। जो कौन सा भारत ये पूछ रहे थे वो उसी एक दुविधा के प्रति शायद इनका संकेत है कि वी आर अनेबल टू इवन डिफाइन व्हाट इज़ दैट नेशन। तो एक राष्ट्र और देश, अ नेशन एंड अ नेशन स्टेट, उसमें क्या अंतर है? आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो। नेशन एंड स्टेट, सभ्यता एंड संस्कृति, अ नेशन स्टेट जो है वो भौगोलिक परिविधि हो या फिर जो उस समय के कानून हो उससे नियमित होता है, और ये चीज़ बदलते रहते हैं। 1946 में सब कॉन्टिनेंट का जो नक्शा था वो एक ही साल में बदल गया। अभी 20 साल पहले भारत के अंदर आंध्रा और तेलंगाना एक था, अब उसमें एक रेखा खींच के वो 2 राज्य बन गए। अभी यहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बन गए। तो रेखाएं बनाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं। जो लॉज हैं, जो नियम हैं, उसमें संशोधन हो सकता है। पर जैसे आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि भारत जो है वो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और उसमें शताब्दियों तक एक ही देयर इज़ अ कॉमन कन्वर्जेंस। जो उन्होंने ऋग्वेद का बोला, उसी तरह जो विष्णु पुराण में भी जो आता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो हिमालय के दक्षिण की ओर और समुद्र के ऊपर ये पूरा जो वर्ष मतलब जो देश है उसको भारत कहते हैं, और इसके संतति जो है वो भारतीय हैं। तो हमारे पूर्वजों के मन में कोई शंका नहीं था कि भारत है क्या, और हम आज भी अपने पूजा और संकल्प करते वक्त जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, वो चीज़ें हम कहते ही हैं। एक ऑलमोस्ट वो जीपीएस की तरह अपना जो लोकेशन है वो हम रेखांकित कर रहे हैं। और जैसा अनंत जी ने बोला, शायद आदि शंकराचार्य जी जब एक केरल के सुदूर केरल में एक छोटे से गांव में वो शायद 30-35 साल तक जीवित रहे, तो वो जो भी बौद्धिक कार्य वो कर रहे थे वो वही कर सकते थे। पर वो 3 बार एक दिग्विजय यात्रा में जाके इस पूरे भारतवर्ष की एक तरह से जो मैप था वो उन्होंने रेखांकित किया। और दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, और उत्तर में बद्रीनाथ, और पश्चिम में द्वारका। ये क्यों 4 धामों का उन्होंने स्थापना की, 4 मठों का? क्योंकि ये हमारे मन में ये एक नक्शा उनको बनाना था कि ये जो सेक्रेड ज्योग्राफी है वो भारत है, और उसके सबसे ऊपर सर्वज्ञ पीठ वो कश्मीर है। कश्मीर का जो शारदा पीठ उन्होंने वहाँ स्थापित किया, जहाँ अधिष्ठात्री देवी भी शारदा है, जहाँ की लिपि भी शारदा लिपि है। तो आई थिंक सांस्कृतिक तौर पे भारत अलग है, राजनैतिक तौर पे और शासकों के तौर पे वो भारत अलग है। इस सांस्कृतिक भारत जो हमारे पूर्वज विष्णु पुराण और ऋग्वेद से अनादिकाल तक आज की पूजा पद्धति तक जो भारत को हम पहचानते हैं, शायद उसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर साहब एक बस 10 सेकंड का, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसे ही हम भारत, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ, लेकिन जब भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत कहते हो आप अपने संविधान में, और जब टाइमलेस अयोध्या अपने विषय में रखता है भारत की विरासत और उसका अंग्रेजी में कहते हैं लिगेसी ऑफ इंडिया, तब कन्फ्यूज़न पैदा होता है। लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न तब पैदा होता है जब लोग विक्रम संवत मनाते हैं और भारत सरकार शक संवत मनाता है ना। आप विक्रम और शक में क्या अंतर है, इसका फर्क अब तक हम नहीं महसूस कर पाए। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पंच परिवर्तन की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति, लेकिन अभी भी भारत सरकार शक संवत चला रही है। इस पर ध्यान किसी का नहीं गया है। विक्रम संवत के, मैं अयोध्या की धरती पर बैठ के ये प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ कि सबको ये सोचना चाहिए कि भारत सरकार शक संवत क्यों उठा रही है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं होता है, अगर आप
मतलब जिस प्रकार से इतिहास की किताबों में पढ़ाया जा रहा है उसके बाद भी भारत को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता है, जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बाद भी भारत को लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होता, जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करने का प्रयास होने के बाद नहीं कर पाने से भी अगर आपके मन में संशय नहीं उत्पन्न होता है, तो मैं बहुत आदर और क्षमा के साथ कहूँगा कि अटल जी बहुत कवि हृदय थे। उन्होंने कविता में कहा था जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, उसको इतिहास की पंक्ति में हम नहीं ला सकते हैं, न ही उसके आधार पर हम इतिहास की व्याख्या कर सकते हैं। हमारे सामने हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे कन्फ्यूजन रखे हुए हैं। आज आप छात्रों से बुला के पूछ लीजिए, जो रेखाएं भौगोलिक खींची गई हैं उन्हीं रेखाओं के आधार पर वो भारत को पहचानता है, उन्हीं रेखाओं के आधार पर वो भारत को परिभाषित करता है, उन्हीं रेखाओं के आधार पर भारत की संस्कृति को जानता है। क्यों? क्योंकि हम मुगली घुट्टी की तरह उसको बचपन से यही पढ़ा रहे होते हैं। आज इतिहासकार के सामने मैं कह रहा हूँ, इतिहास बदलने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास लेखन का टेम्पलेट बदलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इतिहास लेखन हो रहा है भारत में, उसमें मुझे लगता है कि भारत की विरासत में अकबर महान, औरंगजेब पर आजकल आप देख ही रहे हैं कब्र के लेकर जो विवाद चल रहा है, और कुछ लोग कह रहे नहीं औरंगजेब तो बड़ा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था और उसका बड़ा अच्छा कामकाज था। तो मुझे लगता है कि इतिहास जब तक सही तरीके से उसके टेम्पलेट को बदलकर उसको भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए जब तक आप नहीं बताओगे, तब तक हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे और यूं ही भ्रमित होते रहेंगे। भारत की भारतीय अवधारणा क्या है, ये आपने सही पकड़ा था। हम 40 मिनट में तो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सवाल उठा सकते हैं, कुछ बीज बो सकते हैं, तो हमारा काम संपन्न होगा। चंद्र प्रकाश जी, आपने शुरुआत में कहा था भारत एक विचार है, भारत हमने जैसा कहा, विक्रम जी ने कहा एक सभ्यता है। मैं आपके मूल प्रश्न पर ही आ जाता हूँ। हाँ, आप आ जाएं। आपने कहा कि 5 ऐसे व्यक्ति इतिहास से आप चुनिए, यही प्रश्न था ना आपका? हाँ, ये प्रश्न था, लेकिन अगर आप जो इन लोगों ने बात की है उसे भी आगे अगर ले जाना चाहें, तो मैं वहाँ से अलग हटकर, तब भी आप कर सकते हैं। मुझे प्रॉम्प्ट किया कि आइडिया ऑफ इंडिया में ये 5 जब मैं नाम लूँगा तो शायद आपको पूरा भारत उसमें। पहला मैं चुनूँगा याज्ञवल्क्य को। याज्ञवल्क्य का नाम लेते ही आपकी पूरी वैदिक और औपनिषदिक परंपरा जो है वो आ जाती है। जैसे विवेकानंद को हम वेदांत का प्रवक्ता कहते हैं, वैसे पहले वेदांत के प्रवक्ता मैं जिसको समझता हूँ वो याज्ञवल्क्य है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति मैं चुनूंगा वो मैं चुनूंगा कौटिल्य। चाणक्य नहीं कह रहा हूँ मैं, कौटिल्य कह रहा हूँ। कौटिल्य वह जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। तीसरा जो मैं व्यक्ति चुनूंगा वो है कालिदास। कालिदास को चुनते ही आप भारत की साहित्यिक परंपरा को फिर से देख सकते हैं। उसके बाद जिसे मैं चुनूंगा, जो विक्रम ने जिसकी बात की, आदि गुरु शंकराचार्य। और जहाँ जाकर इसको मैं अंत करूँगा 5वां व्यक्ति, वो है विवेकानंद। वेदों से लेकर विवेकानंद तक भारत ने जिस प्रकार की ज्ञान संपदा का सृजन किया है, अब जिस बात पर हम लोग लड़ रहे हैं, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं लोगों से कि भारतीय अवधारणा में साहित्य भी इतिहास है। कभी नहीं कहा भारत के मनीषियों ने कि साहित्य इतिहास नहीं है। उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम जब वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण की बात करते हैं तो इस पर हमेशा प्रश्न उठते हैं। विवाद भी मैं नहीं कहता हूं कि ये काव्य है या इतिहास है। महाभारत के संदर्भ में भी यही लोग बात करते हैं कि क्या ये काव्य है या ये इतिहास है, और इसको लेकर लोग पत्थर चलाते हैं एक दूसरे पे कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। ये सही है, लेकिन जो मज़ेदार बात है वो ये है कि दोनों ही मूर्धन्य लेखकों ने लिखा है कि मैं काव्य की रचना कर रहा हूँ। वाल्मीकि ने भी जब रामायण लिखी तो उन्होंने लिखा ये काव्य है। वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन जो उन्होंने लिखी तो उन्होंने भी लिखा कि मैं महाकाव्य की रचना कर रहा हूँ। अब मैं इसको वर्तमान संदर्भों में आपको
समझाने की कोशिश करूँगा। अमृता प्रीतम ने आपने नाम सुना होगा, लेखिका हैं भारत की। रसीदी टिकट पर जिन दिनों बात हो रही थी कि उनकी आत्मकथा क्या है, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी बात कही जिसको मैं समझता हूँ, मैं लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। कि अमृता प्रीतम ने कहा कि आज बस में सफ़र कर रहा कोई व्यक्ति या ट्रेन में सफ़र कर रहा कोई व्यक्ति, जो टिकट उसने खरीदी है बस की, उसके पीछे कोई कविता लिखे, कुछ पंक्तियां लिखे जो उसकी अभिव्यक्ति है, और बस की खिड़की से बाहर फेंक दे, वो किसी के हाथ लगे 100, 200, 300 वर्ष बाद कोई जब उसको पढ़ेगा तो वो उस व्यक्ति का और उसके समाज का इतिहास होगा। इसलिए कि आपकी आत्मा अभिव्यक्ति क्या है, आप जो भी लिखेंगे, अपनी व्यथा, अपना हर्ष, अपना शोक जिसको व्यक्त करेंगे, वो अपने समाज को ही व्यक्त करता है। जो विक्रम कह रहे हैं कि कहानियाँ हमने जो पढ़ी हैं वो शासकों की पढ़ी हैं, लेकिन कहानी मूलतः समाज की होती है। तो जब इतिहास लेखन हो रहा होता है, जब लिखवाया जा रहा होता है, तो वो राजाओं की बात करता है। लेकिन साहित्यकार जब इतिहास लिख रहा होता है तो वो कहानी के माध्यम से, काव्य के माध्यम से जिस चरित्र का निर्माण कर रहा है वो समाज है। तो मैं इसमें कोई दूसरी बात जो भाई अनंत ने कहा कि टेम्पलेट बदलने की ज़रूरत है, मेरा ये सवाल आप सबसे है। इतिहास लिखने की एक नई पहल भारत में शुरू हुई है, होना भी चाहिए, पर उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि उसका और गहन अध्ययन होना चाहिए, और कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो दूसरों ने किया, हम इस इतिहास को अपने लिए प्रतिपादित न करें। इसलिए कि मेरा मानना है कि जो सरकारों को, व्यक्तियों को, सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों को उनके अनुकूल नहीं लगता है, तो उसे बदलना कोई कल की बात नहीं है, वो आज की भी बात है। तो जब हम नया इतिहास लिख रहे हैं तो हम किसके लिए लिख रहे हैं? जैसा आनंद भाई ने कहा कि 60 तक जो महान थे वो 2000 तक आते आते महान नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी चंद्र प्रकाश जी, जब हमारे यहाँ महाकाव्यों की बात होती है तो हमारी लेखनी में उसे इतिहास कहा जाता है, और इतिहास का अंग्रेज़ी अनुवाद अगर किया जाए तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही मायने हैं कि दिस इज़ द वे थिंग्स वर, इट दस हैपेंड। नाउ द वे थिंग्स वर, आर वी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स और आर वी टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ? और ये फैक्ट्स और ट्रूथ, जब हम अंग्रेज़ी अनुवाद की बात करते हैं तो ये फैक्ट्स और ट्रूथ के बीच का जो दायरा है, उसमें कई सवाल उठते हैं जिनकी तरफ आपने संकेत किया। लेकिन मैं एक सेकंड, अब यू कैन आंसर दैट, पर मैं अपना अगला सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि फिर डायरेक्टर्स मुझसे कहेंगे कि 2 सवाल पूछ के चली गई स्टेज से। और इतिहास एक ऐसा विषय है कि जब उस पर बात शुरू होती है तो ख़त्म नहीं होने का नाम लेती, इसलिए मैं इतिहास और से जो ब्रिज बनाया चंद्र प्रकाश जी ने मिथ की तरफ, मैं उदाहरण भी काव्य की तरफ, हाँ, कैसे हम नए नए मिथ गढ़ते जा रहे हैं, मिथक की तरफ। हम राजा राम के देश में हैं, हम अयोध्या में हैं, उनकी पुण्य भूमि में हैं, और राजा राम की जो जीवनी है, उनकी मान्यता है, उनके आदर्श हैं, उनकी कहानियाँ, कथाएं, गीत हैं, उनका काफ़ी गहरा प्रभाव हमारे देश पे, हमारे संस्कृति पे, हमारी नैतिकता पे, हमारे जीवन के दृष्टिकोण पे, हमारे राजधन पे, सभी पे रहा है और आज भी समृद्ध होता जा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं महाकाव्यों की बात, मिथक की बात, मिथ की बात आपसे अब पूछूंगी कि इतिहास और मिथ के बीच का जो दायरा है, उसमें जो कुछ पनपा है और पनप रहा है, उसका क्या योगदान आप देखते हैं? हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो सामूहिक चेतना है, उसको समृद्ध करने में उसका क्या योगदान आप देखते हैं? आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। मुझसे जो नया संकट मैं देख रहा हूँ, विक्रम उससे हर दिन लड़ता है, क्योंकि विक्रम, जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, फैक्ट एंड ट्रूथ, इतिहास
कोई तारीख नहीं है कि इस दिन ये घटना हुई। इतिहास आमतौर पर जिस तरह से इतिहास को हम लोग कहते हैं कि जब एक व्यक्तित्व, एक बड़ा व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व और असाधारण स्थितियाँ जब दोनों एक साथ आ जाती हैं, जब उनका योग होता है तो इतिहास बनता है। लेकिन इतिहास किसी की जन्म तारीख, जन्म दिनांक, उसकी मृत्यु, उसकी विजय की कहानी नहीं है। उसके पीछे जो हम प्रतिपादन कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वह इतिहास है। उसमें आपको एक जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो एक सार्वजनिक मनीषा की आप बात कर रही हैं, वो उसमें झलकती है। जैसे कि मैंने पृथ्वीराज बनाई और एक पंक्ति हम सबके बीच में बड़ी प्रचलित है कि 4 अबास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। अब जब मैं इस पर कार्य कर रहा था तो पहली बात तो मुझे समझ में आई कि पृथ्वीराज रासो को हम लोग कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह सकते, और ये सभी इतिहासकारों ने माना है। और उसके बाद ये जो भारत में सबसे प्रचलित कवित्व है, उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए कि गज शब्द ये 15वीं शताब्दी में आया। तो जब इतिहासकार काम करता है तब वो ढूंढता है कि इसमें क्या सच है और क्या कल्पना है। तो ये कल्पना, लेकिन ये बात भारत के मानस में इतनी बस गई है कि अगर आप इसको हटाने का प्रयत्न करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। जैसे कि मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। हमने रामायण पढ़ी, हमने रामचरितमानस पढ़ा। इन दो के अतिरिक्त भारत में राम के चरित्र को लेकर बहुत ही जो ज्ञान संपदा है वो बहुत बड़ी है। फादर कामिल बुल्के, जब मैं विद्यार्थी था और जब मैंने पहली बार फादर कामिल बुल्के का नाम सुना तो मुझे ये बताया गया था कि ये वो व्यक्ति है जिसने राम की कथा को विकृत किया है। जब 50 पार 55 पार करने के बाद मैंने राम कथा को पढ़ा तो मैंने ये पाया कि फादर कामिल बुल्के ने भारत में, भारत के बाहर जितनी राम कथाएं लिखी गई हैं उन सब का विशद वर्णन किया, फैक्ट्स आपके सामने रखे। इसकी व्युत्पत्ति क्यों हुई होगी, कथा में अंतर कब आया, वो सब आपके सामने रखा। 5000 सालों में या जितना भी आप मानते हैं उसमें कथा कैसे बदलती जा रही है, भविष्य में कैसे बदलेगी, इसका भी आपको उसमें संकेत मिल जाता है। तो क्या ये 300 अलग अलग कथाएं होने के बावजूद भी राम का जो चरित्र है, जो महनीय चरित्र है, जो पूजनीय चरित्र है, जिसके लिए राम राष्ट्र पुरुष हैं या हमारी संस्कृति के आधार हैं, वो नहीं बदलता है। हर समाज ने राम के समुद्र जैसे जीवन से कुछ न कुछ उलीचा है, अपनी अंजलि में भरा है और अपने समाज के लिए कहानियाँ लिखी हैं अपनी परंपराओं के अनुसार। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की जो रामायण है उसमें उन्होंने अपने ट्राइबल इश्यूज़ को, अपने जनजातीय मसलों को ठीक करने के लिए राम और लक्ष्मण का आधार बनाया। वो विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम इतिहास, जैसा हम लोगों ने कहा कि वो साहित्य भी इतिहास है, फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखें। उसके बाद इंटरप्रिटेशन है, ये आपका उस समय का असेसमेंट, मूल्यांकन है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस बात के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जैसे आप असेसमेंट कर रही हैं वैसे कोई दूसरा व्यक्ति भी असेसमेंट करता है, उसको ये अधिकार है और मतभेद होने चाहिए। यदि मतभेद नहीं है तो दो में से सिर्फ एक की ही ज़रूरत है। हम लोग मतभेद को लेकर द्वंद्व शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब इतिहास एक लिखा जाएगा और कोई इसको प्रश्न नहीं करेगा। राम के इतिहास को लेकर भी लोगों ने प्रश्न किया है, 2024 तक वो चला आ रहा है। सो कहें, और यही मुझे लगता है भारत की उदारता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि एक किताब लिख दी गई है इसलिए अब दुनिया की सारी किताबें जला दी जाएं। हम लोग कहते हैं ये किताब लिखी गई है
तुम इसके विरोध में लिख रहे हो, इसका भी स्वागत है। तो वे किताबें जिनको वास्तव में नहीं होना चाहिए, उसको भी भारत ने बड़ा आदर और सम्मान दिया है। और जब एक बहुत ही पूजनीय पुस्तक जला दी जाती है तो आप देखते हैं हमारे यहाँ किसी का कत्ल नहीं होता, किसी का गला नहीं काटा जाता, इसलिए कि यही भारत का चरित्र है। विक्रम, वेलकम टू यू। अनंत जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, इसलिए मैं आई टेक दिस क्वेश्चन टू यू नाउ। और उससे पहले जो आप कह रहे थे उससे आप अगर आप शुरुआत करके फिर इस सवाल तक आएँ। विक्रम, बिकॉज आई इंटरप्टेड यू। अच्छा, हाँ, सॉरी। नहीं, क्योंकि इतिहास के बारे में चर्चा हो रही थी, आई थिंक यही सवाल हमारे पूर्वज भी जूझते रहे कि इतिहास का महत्व क्या है, क्यों हमें लिखना चाहिए। और इसका जवाब भी उन्होंने दिया। जो कल्हण, जो राजतरंगिणी जिन्होंने लिखा, द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो लोग कहते हैं कि हम में इतिहास लेखन का द वर्चूज ऑफ हिस्ट्री राइटिंग आर नॉट विथ अस, कल्हण इज द आंसर टू दैट। तो कल्हण कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम त चक्ष्मते। जो पुरावृत्त है, पिछली गुजरी हुई बातें, उसको कथायुक्तम, एक कहानी के रूप में लिखना। और किस उद्देश्य से? जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको साधने के लिए। पर साथ में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपदेश समन्वितम, देयर हैज़ टू बी अ डाइडैक्टिक एलिमेंट ऑल्सो, कि समाज को धर्म अधर्म, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, इसका भी उपदेश जिस चीज़ से मिले, इतिहासम त चक्ष्मते, उसको इतिहास कहते हैं। और आपने ही उसका अनुवाद किया, इट दस हैपेंड। तो 18 पुराण और महाभारत और रामायण सभी कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड इतिहास। तो उसमें बहुत सारी फैंटास्टिक स्टोरीज हैं, काल्पनिक कहानियां हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, वो सब हैं। पर उसके बीच में निहित है जो तथ्य भी हैं। इट्स नॉट अ ड्राई कैटलॉग ऑफ फैक्ट्स। तो हमने जिस तरह अपने अतीत को देखा, वो बस जैसे ग्रीक ट्रेडिशन था या वेस्टर्न ट्रेडिशन था, जस्ट एज अ कैटलॉग ऑफ फैक्ट्स, वो नहीं था। देयर हैज़ टू बी अ यूटिलिटी फॉर सोसाइटी। समाज को उससे कुछ उपयोग भी मिलना चाहिए, उससे कुछ दिशा निर्देश भी मिलना चाहिए। उस चीज़ को हम नज़र में रख के इतिहास लिख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फिलॉसफी इटसेल्फ टू हिस्ट्री राइटिंग एज कम्पेयर टू व्हाट द वेस्ट डज। क्योंकि हमारी परंपरा में इस तरह की कैटेगरी शायद नहीं थी, इस तरह के साइलोज नहीं थे कि ये साहित्य है, ये संगीत है, ये कला है, ये इतिहास है, ये फिक्शन है, ये नॉन फिक्शन है। अनंत जी, ये सवाल में मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत क्षमा के साथ चरण स्पर्श करते हुए डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से 100% असहमत हूँ। और जिस प्रकार से अपने वक्तव्य में इन्होंने विरोधाभास की मीनार खड़ी की, उनके इस कौशल पर भी मैं मुग्ध हूँ। पहले इन्होंने कहा साहित्य इतिहास होता है, कहा, आप सब लोगों ने कहा, आपने भी सुना। उसके बाद इन्होंने कहा, सहमति दी। हाँ, और सहमति भी दी। फिर 10 सेकंड बाद इन्होंने कहा मैंने एक फिल्म बनाई पृथ्वीराज, उसमें एक वो चंद्रबरदाई की पंक्ति थी, 4 बांस 24 गज, वो कहीं नहीं मिला मुझे। नहीं, ये चंद्रबरदाई की भी नहीं है। मजेदार बात ये है। सर सुन तो लीजिए, मैंने तो आपसे क्षमा मांगते हुए आपने चूंकि कहा असहमति होनी चाहिए समाज में, तो मैं अपनी असहमति प्रकट कर रहा हूँ। अभी है समय सर, अभी हम लोग को 5:30 बजे मिला था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप साहित्य की बात करते हैं और इन सब को अगर होलिस्टिकली और इन टोटलिटी देखेंगे, तो ट्रुथ की बात आई और फैक्ट की बात चेक। यस, मैंने फैक्ट चेक। सत्य और तथ्य, ठीक है। तो सत्य तो महात्मा गांधी ने भी कहा है, सत्य तो अलग अलग हो सकते हैं, सत्य सबका अपना अपना वर्जन होता है। आपके लिए सत्य हो सकता है कि 5,000 रुपए की थाली खा लें, और जो गरीब है उसके लिए सत्य हो सकता है कि वो 10 रुपए की थाली खा ली। तो गांधी को अगर हम माने तो गांधी ये कहते हैं सत्य क्या है? सत्य सबका अपना अपना अलग अलग वर्जन है। तथ्य क्या है? तथ्य को आप नहीं बदल सकते। तो साहित्य में सत्य होता है
और इतिहास में तथ्य होता है, और साहित्य के सत्य को सूत्र के रूप में हम इतिहास में प्रयोग करते हैं। साहित्य हमें इतिहास की दिशा दे सकता है, इतिहास के कुछ सूत्र दे सकता है, इतिहास के कुछ संकेत दे सकता है। लेकिन जैसा अभी विक्रम जी बता रहे थे, पुराण में मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, अगर आप संहिताओं में जाएं, स्मृतियों में जाएं, तो आपको और सारी चीजें इतिहास की ज्यादा तथ्य और कम सत्य के साथ मिलेंगी। तो सीधे सीधे ये कह देना कि साहित्य इतिहास होता है, मैं इससे अपनी विनम्र असहमति जताता हूं डॉक्टर द्विवेदी के कथन से। और साहित्य मेरा कथन नहीं है ये नहीं, ये बहुत लंबा डिबेट चल चुका है इस पे, वेस्ट में भी ईस्ट में भी। राजवली पांडे जी ने भी इस पर एक पूरी किताब ही लिख दी। आप लोग मिथक की भी बात कर रहे थे, डीडी कौसाम्बी ने भी उस पर एक बड़ी लंबी किताब लिख दी है। मिथक विथक छोड़ दीजिए, राम को भी मिथक कह दिया गया इसी देश में, और सुप्रीम कोर्ट में बता दिया गया कि राम मिथक थे। तो वो छोड़ दीजिए, वो सब सत्य हो सकता है किसी के लिए। वही है कि किस कम्युनिस्टों के लिए राम मिथक हो सकते हैं, लेकिन सनातनियों के लिए राम मिथक नहीं हो सकते। यही कथ्य और तथ्य का अंतर है, यही सत्य और तथ्य का अंतर है। तो मुझे लगता है कि इतिहास के स्रोत या सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री तो साहित्य हो सकता है प्रज्ञा जी, लेकिन पूरे तौर पर उसको मान लेना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें हम ज्यादती करेंगे समाज के साथ और इतिहास के साथ भी। क्योंकि अगर सीधा सीधा मान लें तो तुलसीदास के समाज में, या वाल्मीकि ने जो लिखा है अपने कालखंड, और वाल्मीकि ने जिस प्रकार से व्याख्याएं की हैं, हम लोग लगातार चर्चा कर सकते हैं। मैं सार्वजनिक रूप से उस चर्चा को करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, तो वो भी इतिहास हो जाएगा। तो साहित्य के बारे में कहा गया है। और आप सिनेमा की बात कर रहे थे, सिनेमा के लिए मैंने पहले भी आपको कहा था, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम, अगर सिद्ध भी है और लोक विरुद्ध है तो मत करिए डॉक्टर साहब। वो लाइन अगर डाल दी होती आपने पृथ्वीराज में, तो सिनेमा शायद आपकी हिट हो गई रहती है। ऐसे भी आपने पैसे कमा लिए हैं उससे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इतिहास बहुत ही एक ऐसा संवेदनशील प्रदेश है जिसमें बहुत संतुलन के साथ, और मैं मानता हूँ कि इतिहासकार जो होता है वो, आपने अगर देखा होगा कि एक नट जब उस पर रस्सी पर चलता है और दोनों साइड में वो क्रॉस बना होता है, तो जिस संतुलन के साथ वो पार करता है, मेरे मतलब से इतिहासकार को भी नट के उस कौशल की आवश्यकता है कि वो बहुत संतुलित तरीके से इधर से उधर पार हो जाए। मैं प्रज्ञा 1 मिनट, बिल्कुल, लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी। फिर मैं भी 30 सेकंड हाँ, लूंगा। लेना। जब नाट्यशास्त्र का जो पहला अध्याय है, जिसमें समुद्र मंथन या अमृत मंथन की जो कथा आती है, ब्रह्मा ने उसे लिखा, ऋग्वेद से उसका कथ्य लिया गया, सामवेद से संगीत, अलग अलग वेदों से अलग अलग वस्तुएं लेकर ब्रह्मा ने जो पहला नाट्य लिखा, उसे हम देवासुर संग्राम या समुद्र मंथन मानते हैं। अब जिस पर मैं और अनंत लड़ रहे हैं, 4 अलग अलग वेदों से 4 अलग अलग चीज़ें ली गई, देवासुर संग्राम की कथा लिखी गई और उसको इतिहास के रूप में रखा गया कि ये आपका इतिहास है। विरूपाक्ष जो दानव था जिसने इस नाटक का विरोध भी किया था, तो मैं जिस साहित्य में निहित इतिहास की बात कर रहा हूँ वो ये है। जैसे कि जब हम राम के जीवन की बात करते हैं, सब जानते हैं यहाँ बैठे हुए कि महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है उससे बहुत अंतर गोस्वामी जी की रचना में भी है, लेकिन अंततः दोनों नदियाँ कहाँ पहुँचने वाली हैं? वो राम के चरित्र पर आकर पहुँचने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसको डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, एक तथ्य है, उसको किसी भी कारण से बदला नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आप उसके लेकर कई कहानियाँ लिख दें, इंटरप्रिटेशन दें, वो सब स्वीकार्य हो सकता है, अस्वीकार्य हो सकता है।
लेकिन जिसे कहते हैं कि अबुल फजल ने भी जो इतिहास लिखा अकबर का, उसको आज हम प्रश्न करते हैं ना, क्यों करते हैं? इसलिए कि अबुल फजल किसके आदेश से लिख रहा था, इसलिए वी लुक फॉर अ क्रॉस रेफरेंस कि क्या उसकी बात किसी और ने लिखी है। अबुल फजल ने तो अकबर को विष्णु का अवतार भी कह दिया था, पर क्या हम मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जब मैं कहता हूँ कि साहित्य भी इतिहास है, उसका अर्थ ये है कि साहित्य में अपने समाज की पीड़ा, व्यथा, उस चरित्र का नाम शायद बदल गया है जिसको हम लोग नहीं पहचान रहे, लेकिन वो एक समाज की कहानी है, एक समाज का इतिहास। मैं अपना आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद अगर आप 30 सेकंड रिबटल में भी लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा। कोई लेकिन रिबटल इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि ये तो मान ही गए जो मैं कह रहा था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, वहाँ से लिया और इतिहास लिख दिया। तो मेरे हिसाब से तो मुझे आप दोनों एक ही बात कह रहे थे, अलग अलग तरीक़ों से कह रहे थे, लेकिन इस चर्चा से पहले एक बहुत सुंदर सत्र यहाँ पर हुआ था। यतीन्द्र ने बहुत अच्छी तरीके से मॉडरेट किया था मंजरी जी और विद्या जी के साथ, जहाँ पर संगीत की बात हो रही थी और शास्त्रीय संगीत और जिसे हम लोक संगीत कहते हैं, उन सभी विषयों पर यहाँ पे चर्चा हो रही थी। और मेरा ये मानना है कि अगर हम भारत को समझना चाहते हैं तो हम ये डिबेट एंडलेसली कर सकते हैं कि राष्ट्र क्या है, देश क्या है, भौगोलिक भारत क्या है, अखंड भारत क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, लेकिन अगर आप भारत के संगीत को सुने और उसमें विलीन रहें और उसे समझ जाएं तो आप भारत को कहीं ना कहीं समझ जाएंगे, एक इंस्टिंक्टिव तौर पर आप भारत को समझ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी संदर्भ में मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगी आखिरी में, उसके बाद हम फिर ऑडियंस से, श्रोताओं से कुछ क्वेश्चंस लेंगे अगर वक्त रहा तो। और विक्रम, मैं आपसे शुरू करूँगी कि भारत की जो अवधारणा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो बोध है, उसको प्रचलित करने में, परिभाषित करने में संगीत का, कला का आप को कहाँ आप प्लेस करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में? पूरी तरह से भारत की आत्मा जो है वो हमारी कलाओं में निहित है, उसी में जीवित है, उसी में हम उसका प्रतिबिंब देखते रहते हैं। पर वहाँ भी, जैसा आई थिंक अनंत जी ने पहले बोला कि इन साइलोज हम देखते हैं कि म्यूज़िक अलग है, डांस अलग है, उसमें भी हम अगर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखें, एक राजा जाके किसी ऋषि से पूछता है मुझे एक कोई कला सीखनी है, तो ऋषि बोलता है ये अगर कला तुम्हें सीखनी है तो तुम्हें पहले पेंटिंग सीखना है। पेंटिंग सीखना, ठीक है, मुझे पेंटिंग सिखा दीजिए, नहीं, उसके लिए शिल्प कला सीखना ज़रूरी है। उसको शिल्प कला सीखने के लिए आपको नृत्य सीखना है, नृत्य सीखने के लिए आपको संगीत सीखना है, संगीत में भी वादन पहले, फिर गायन सबसे उत्कृष्ट जो कलाओं में से मानी जाती है। तो इस तरह सारी कलाएं एक दूसरों के साथ एक ताना बाना में जो रहते हैं, विदाउट जो वेस्टर्न मॉडल, फिर से जो जैसे इतिहास लेखन का वेस्टर्न मॉडल हम देख रहे थे, उसी तरह हम इन कलाओं को भी अलग अलग खंडित करके देखते हैं, जबकि ये सारी कलाएं एक ही रसास्वादन, रसानुभूति, जो नाट्यशास्त्र में भी उसका वर्णन है, उसमें सारे कलाओं का एक सम्मिश्रित एक चित्रण मिलता है। और भारत की आत्मा शताब्दियों से अगर कोई ढूंढता चले तो इन कलाओं के माध्यम से ही वो प्रतिबिंबित होता है। मंजरी जी और विद्या दोनों यहाँ पे यही कह रही थी कि कैटेगराइजेशन के खिलाफ वो बात कर रही थी, और ये मेरा मानना है कि कैटेगराइजेशन, ये जो नीट कैटेगराइजेशंस हैं, वो भी हमारी कॉलोनियल विरासत, कॉलोनियल कर्सेस में शामिल हैं। आनंद जी, ये सवाल मैं आपसे करूँगी, उसके बाद चंद्रप्रकाश जी आप। आपका 30 सेकंड बाकी है। मैं तो वो छोड़ दिया, मैं दे दिया इनको, यही बोल लेंगे। विक्रम से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि नाट्यशास्त्र की रचना ही इसलिए हुई कि वेद ज्ञान, वेद को मैं उस तरह से मत देखिए, ज्ञान सामान्य आदमी तक नहीं पहुँच रहा है, इतिहास सामान्य आदमी तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए किसी एक ऐसे माध्यम से जिसमें मनोरंजन भी हो, जिसमें गीत हो, नृत्य हो, दंड हो, वह सब लेकर जो प्रस्तुति बनी वो नाट्य है। और इस नाट्य में कितने लोगों ने, ब्रह्मा ने जैसे लिखा तो शंकर ने भी उसमें मदद की। तांडव जहाँ से आया, तंडु, कई नारद
अलग अलग व्यक्तियों ने किस प्रकार से नाट्य की रचना में, जिसमें अभिनय भी है, शिल्प भी है, नृत्य भी है, तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वो हम उसको हमारे आदि पुरुषों से के साथ जोड़ते हैं। तो आपका जो प्रश्न है उसका सीधा उत्तर है कि ये सारी विधाएं बनी ही इसलिए थी कि वो जनता तक बात ले जाए। संगीत चूँकि सुरीला होता है। और एक मज़ेदार बात मैं मेरे श्रोताओं को बताऊं कि जो पहला नाटक लिखा गया था ब्रह्मा जी द्वारा, उसमें एक भी महिला पात्र नहीं था। बहुत गलत किया था। और जब ग्रैंड रिहर्सल जिसको हम कहते हैं, जब ब्रह्मा जी के सामने भरत मुनि ने ग्रैंड रिहर्सल मंचन के पहले का जो मंचन था जब रखा, तो ब्रह्मा जी वह नाटक देखकर उदास हो गए। तो भरत मुनि ने ब्रह्मा जी को उनकी उदासी का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा इसमें रस नहीं है। जो विक्रम कह रहे थे, रस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्त्री पात्र नहीं है। और तब ब्रह्मा जी ने 24 अप्सराएं भरत मुनि को दी और फिर से नाटक की रचना हुई जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों हैं। तो कई बार नृत्य संगीत जब होता है, तो मैं सिनेमा में जब नया नया आया तो मुझे इस बात से बड़ा कष्ट होता था कि ये आइटम सॉन्ग क्यों है। मैं इसकी तुलना आइटम सॉन्ग से नहीं करूँगा, लेकिन एक प्रयोग, नाट्य का प्रयोग कहा जाता है, एक प्रयोग को सफल करने के लिए ब्रह्मा जी को भी रस ढूंढना पड़ा। तो ये संगीत जो है, सौंदर्य जो है, वाद्य जो है, ये सब एक कथा को, एक कथ्य को, एक तथ्य को, एक सत्य को जनता तक ले जाने का माध्यम है। और श्रृंगार तो भक्ति का भी एक श्रृंगार माध्यम तो है। है। अनंत जी। सहमत हूँ, असहमत हूँ। नहीं, आपको आपकी मर्जी। नहीं, मुझे लगता है कि जो बातें हो रही हैं उसमें असहमति का कोई बिंदु नहीं है। बस एक चीज़ मुझे लगती है कि जो लोक संगीत होता है ना, एक तो लोक को फोक कर दिया गया हमारे यहाँ, तो ये बड़ी विडंबना रही, क्योंकि लोक और फोक दोनों अलग अलग चीज़ है। तो लोक में जो कथाएं व्याप्त होती हैं उसको संगीत मान लेना, और इस डिजिटल युग में उस संगीत के आधार, उसी लोक संगीत के आधार पर कहानी कह देना और बाद में उसको इस तरह प्रचारित कर देना, एक ये बिंदु है जिस पर आज के इतिहासकारों को ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी 2 सत्र पहले एक प्रश्न पूछा था, बड़े लोकप्रिय एक कवि हैं, उन्होंने एक कथा सुनाई। उन्होंने कथा ये सुनाई, जब वो अल्लाहबदिया वाला केस चल रहा था, जब उसने कुछ कह दिया था और उस पर वो हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में भी ऐसा नहीं है। बहुत जोश और बहुत नाटकीय अंदाज के साथ कालिदास जी जब कुमार संभव की रचना कर रहे थे, तो जब उन्होंने रति प्रसंग लिखना शुरू किया शंकर और पार्वती का, तो पार्वती जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने सरस्वती को बुलाया। जैसे लगा कि सरस्वती को घंटी बजाया और बुला लिया, तो उन्होंने सरस्वती को बुलाया और कहा, ये कौन बेवकूफ़ है जो इस तरह की रचना कर रहा है, इसे रोको। फिर सरस्वती ने सरस्वती की उन पर क्रोधित दृष्टि पड़ी और वो पक्षाघात के शिकार हुए और इस तरह कुमार संभव अधूरा रह गया। अब प्रज्ञा जी, मेरी चिंता इस विषय को लेकर है। मैं इसी की बात कर रहा था। ये क्या होता है, जो नया इतिहास लिखा जा रहा है, ये इतिहास नहीं है, ये गल्प है, इसको फिक्शन कहते हैं। और इस फिक्शन को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है लोकप्रिय लोगों। अब एक बड़े भारी जो वो सचमुच में वो मैं उनको मिथ राइटर ही मानता हूँ, देवदत्त पटनायक है, वो इसी तरह लोक कथाओं से उठाकर राम कथा या दूसरी कथाएं लिख देते हैं और लिख के उनको लगता है कि ट्रैक्शन मिल रहा है। तो ये जो ट्रैक्शन वाली प्रवृत्ति होगी ना, लाइक डिसलाइक और कमेंट, और ये बड़ा खतरनाक है। तो लोक संगीत से जो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास के बारे में, मैं इतिहास से ज़्यादा उसको पौराणिक कथाएं कहता हूँ, पौराणिक कथाओं को जिस तरह से डिस्टॉर्ट किया जाता है वो थोड़ा मेरे लिए चिंता का कारण है। अन्यथा संगीत तो सबके लिए है, वो तो लोग कहते ही हैं सरहदें तोड़ देता है दिलों के भी, और भौगोलिक सीमा भी तोड़ देता है, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोक संगीत के शब्दों को या लोक में व्याप्त जो कथाएं हैं उसको लेकर इतिहास बनाने का प्रयास जो किया जाता है वो चिंता का कारण है।
मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगी। श्रोताओं से की तरफ मैं अब माइक चाहूँगी कि अगर यहाँ कोई वॉलंटियर्स हैं तो हैं, आपके पास है माइक, आप में से किसी का कोई सवाल हो तो हम लेते हैं, लेकिन आप ये बता दीजिएगा कि और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सवाल करें, टिप्पणी ना करें। अगर आपको कोई चर्चा करनी है तो वो ऑफ स्टेज जब हमारे वक्ता जब नीचे जाएंगे तो उनसे तब आप बेशक कर लें। कोई सवाल? वहाँ एक सवाल है। अरे अरुण, हाँ, यस लेनिन, अंजुम, हाँ। अरे तुम्हारी आवाज ऐसे भी बड़ी। हेलो, हाँ। अनंत जी और चंद्र प्रकाश जी, अनंत जी ने एक बात कही थी कि जो 60 के दशक में महान था वो 90 या 2000 के दशक में महान नहीं रहा। तो मैं इसके कारण क्या ये है, क्योंकि एक पूरा धड़ा ये मानता है कि जो महानताएं हैं, कोई महान अपने आप नहीं होता है, महानताएं बनाई जाती हैं। किसी को महान बनाया जाता है, महानता कंस्ट्रक्ट होती है। फला व्यक्ति इसलिए महान है क्योंकि तमाम आलोचक, तमाम मीडिया चैनल, तमाम लोग उसकी महानता गिनवाते जा रहे हैं आपको। इसी तरीके से एक पूरा धड़ा जिसका आपने जिक्र भी किया वो ये भी मानता है कि तुलसीदास इसलिए महान है क्योंकि उन्हें राम जैसा महान चरित्र गढ़ा है। तो आपकी नज़र में अनंत जी, क्या ये है कि इसीलिए महानता गिरती चली गई और लोग अलग अलग समय पर महान होते चले गए? क्योंकि एक किस्सा सुनाता हूँ अंजुम जी आपको, आप उसको सुनकर समझ जाएंगे। बहुत संक्षिप्त किस्सा है। साहित्य अकेडमी में 1962, अगर हो सकता है 1-2 साल का हेर फेर हो, यशपाल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी में मिलना था झूठा सच के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस साहित्य अकेडमी के हिंदी के संयोजक थे और बताया जाता है कि शायद नेहरू जी उस साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष थे। अब साहित्य अकेदमी 5 डिकेड से किताब छपी, उसमें DS राव उसके लेखक हैं। उस पुस्तक में ये लिखा गया कि नेहरू जी ने बैठ के उनसे पूछा कमेटी में, पुरस्कार की कमेटी में, कि इस बार यशपाल को पुरस्कार क्यों नहीं मिला। तो द्विवेदी जी ने बताया कि इसलिए उनको पुरस्कार नहीं दिया गया कि वो आपकी आलोचना करते हैं। यशपाल जिन्होंने झूठा सच नाम का बड़ा उपन्यास लिखा है, उनको इसलिए नहीं दिया गया कि वो नेहरू जी की आलोचना करते थे। तो उस किताब में लिखा है कि नेहरू जी ने ये कहा कि मेरी आलोचना करने वालों को पुरस्कार न देने का नियम कहाँ से बना और कब बना, ये उस किताब में लिखा है। इससे क्या संदेश निकलता है कि नेहरू जी अपने को लेकर, अपनी आलोचना को लेकर बहुत, उनको कोई चिंता नहीं होती थी, उनकी एक छवि निर्मित होती है। अनंत विजय ने DS राव की किताब पढ़ने के बाद साहित्य अकेडमी में एक RTI लगाया कि क्या ऐसा कोई प्रसंग वहां दर्ज है। उत्तर आया ऐसा कोई प्रसंग वहां दर्ज नहीं है, जबकि साहित्य अकेडमी के पुरस्कार की मीटिंग जो होती है वो मिनिटेड होती है। तो इसी तरह से छवियां, जो छवि निर्मित किया, महानता जब गढ़ी जाएंगी, महानता जब मीडिया के मोहताज हो जाएंगी, महानता जब अखबारों की हेडलाइन की मोहताज हो जाएंगी, तो वो, और वो उनके जीवन काल में ही वो भंग हो गई थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने बाद में 14 में नरेंद्र मोदी ने आके नेहरू जी की महानता को भंग कर दिया। चीन युद्ध के बाद ही उनसे मोह भंग होने लगा था। और आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य में पूरा एक जो नई कहानी का दौर है वो नेहरू से मोह भंग का ही दौर है। तो इसलिए मेरा मानना है कि महानता जहां गढ़ी जाएगी तो दिक्कत होगी। अंजुम, मैं इस दुविधा को एक ही पंक्ति में समाप्त कर देता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब जीवित व्यक्ति की प्रशंसा होती है तब सरस्वती सिर धुनती है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इस तथ्य को, इस परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारा है वर्तमान का समाज, वो देख ले और समझ जाए। इसीलिए उन्होंने जो भी, यदि सच माना जाए, मुझे लगता है कि गिरीशपति जी बैठे हैं, आगे भविष्य मतलब अगले सत्र में इस पर थोड़ा, गोस्वामी जी ने किसी संदर्भ में कहा होगा। आपने सिर्फ एक पंक्ति कोट करके पूरा आपने उसको ऐसा कर दिया कि जो बेचारा काम
प्रशंसा के लायक काम भी कर रहा है उसकी भी प्रशंसा करोगे तो सरस्वती सिर धुनने लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता। प्रशंसा के अगर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने चाणक्य बनाया तो क्या हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो सरस्वती सिर धुनने लगेगी? ऐसा नहीं है। कोई संदर्भ होगा तुलसी जी का। हाँ, उसके लिए बहुत अवसर मिलेंगे। आनंद, मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगी चलिए। कि आपने कहा कि सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास क्या सिर्फ इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने राम के चरित्र को गढ़ा, तो मैं उस पर बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो इसलिए महान है क्योंकि वो महाकवि हैं और उनके शब्दों को लेके हज़ारों साल बाद आज यहाँ सत्र पर विवाद हो रहा है। और कोई अगर सवाल हो तो एक सवाल शायद हम और ले सकते हैं। प्रज्ञा, मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ। गोस्वामी जी ने राम का चरित्र लिखा इसलिए तो वो महान हैं, लेकिन गोस्वामी जी का एक और कारण मैं बताता हूँ कि ये गोस्वामी जी ही लिख सकते हैं कि यदि राम अपने राज्याभिषेक पर कहते हैं कि यदि मैं कोई गलत बात करूं तो मुझ पर बरजना भाई। ये श्री राम कहते हैं कि मेरे विरोध का मार्ग आपके लिए खुला है। ये गोस्वामी जी 16वीं शताब्दी में लिख रहे हैं और राम के मुंह से लिख रहे हैं, इसलिए वो महाकवि। मैं अपना एडवांटेज लूँगी इस बात का कि मैं मॉडरेटर हूँ और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी आनंद जी, जो आपने कहा कि ये आउट ऑफ संदर्भ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शायद उन्होंने ये लाइन कोट की। मैं उस संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगी। ये ऊपर आ गए हैं तो इसका मतलब ये संकेत है कि हमें अब ये मंच खाली करना है, लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गोस्वामी तुलसीदास हमारे जिस तरह से शेक्सपियर हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि उनकी कई ऐसी बातें हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुहावरे बन चुके हैं। जब हम कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहते जिसमें शेक्सपियर ने कहा था। तो उसी के चलते अयोध्या में, अवध में जो अवध भाषी लोग हैं उनके लिए मानस में जो कुछ लिखा गया है वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बड़े प्रेम से यूज़ होता है, क्योंकि मानस की भाषा अब हमारी भाषा है। मेरे गांव में जब मेरे पिताजी के मौसा जी थे, वो जब झोला लेके आ जाया करते थे बिना बुलाए घर पे, तो दबी ज़बान में मेरी चाची कहा करती थी, आवत एक दारुण दुख देहि जावत एक प्राण हरि लेहि। ये कटाक्ष के भाव से नहीं लिखा था गोस्वामी तुलसीदास ने, लेकिन जिस संदर्भ में मेरी चाची उसका इस्तेमाल करती थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे ख्याल से अब हमारे पास इतना ही वक्त है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप आए चर्चा में, आपने विवाद में चर्चा में आप सम्मिलित हुए, और आप सभी श्रोताओं का, टाइमलेस अयोध्या का, यतीन्द्र का, मिन्हल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। बस एक बात कि हम 2 दिन पहले विज्ञान की और विश्व की जो महान उपलब्धि है, सुनीता विलियम का भारत विश्व में धरती पर वापस लौटना, तो मैं समझता हूँ कि अब हम विज्ञान की ओर देखें और विज्ञान ही हमारे इतिहास का संशोधन बाद में करेगा, मैं समझ गया। और गुजरात और भारत की बेटी का अभिनंदन करना चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैनल होता है वो बड़ा नहीं होता, भारी होता है। तो ऐसे भारी भरकम अच्छे सारवान मेधावान वक्ता हमारे बीच थे। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ विका अरोमा परिवार से, दिल्ली से हमारे बीच आए अक्षय वीर सिंह जी एवं रूपल शबनम त्यागी जी, आप दोनों से मैं अनुरोध करता हूं कृपया आप मंच पर आएं और हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं को टाइमलेस अयोध्या फेस्टिवल की ओर से सम्मान वस्त्र प्रदान करें, उनका अभिनंदन करें। हम मंच के माध्यम से सुन रहे थे आदरणीय अनंत विजय जी को, आदरणीय विक्रम संपत जी को, आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, और ये सभी आदरणीय प्रज्ञा तिवारी जी से बातचीत कर रहे थे। हमने जीवन के बहुत सारे डायमेंशंस को इन सभी के चश्मों से देखने और सुनने का गौरव प्राप्त किया है। आज की हमारी जो अगली वार्ता का जो सत्र होगा, अगला जो सत्र होगा, वो भी बहुत मज़ेदार है। मैंने बोला था तभी वो आए हैं, फीलिंग कर रहा था जब वो आ रहे थे। हमारे इस फेस्टिवल में हमारे साथ जुड़े हमारे पार्टनर जो कि अविका अरोमा दिल्ली
की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय वीर सिंह जी एवं रूपल शबनम त्यागी जी। वो हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं को सम्मान वस्त्र प्रदान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आज का अगला सत्र अयोध्या का अंतर्मन, सोल ऑफ अयोध्या, जिसमें हम गिरीशपति त्रिपाठी जी को सुनेंगे जयप्रकाश पांडे जी के साथ उनकी बातचीत के दौरान। मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं, मैं दोनों सम्मानित वक्ताओं से अनुरोध करता हूं, कृपया आप मंच पर आएं। मुझे आना ही पड़ा। मैं इनको पीछे से, ये अंतिम सत्र है आज का, और इसके बाद संगीत है मालिनी अवस्थी जी का, और विक्रम संपत और अनंत जी की किताबें यहाँ पे बुक सेक्शन में रखी हैं। आप लोग जो किताबें ले करके उनसे साइन कराना चाहे ले सकते हैं। और हमारे बीच राहुल नील मौजूद हैं, उनकी किताब पगडंडियाँ मौजूद है, जो हमारे लिए हमारे विशेष अनुरोध पे आए हैं। उनकी किताब भी आप लेना चाहें तो आप उनसे ले सकते हैं, साइन करा सकते हैं।